Hi guys, how are you? Guys, welcome to all of you at my YouTube channel. सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स की पाठशाला में। एंड गाइज आई एम वेरी श्योर कि आपको दो क्लासेस जो मैंने दी उसका काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। इन द फर्स्ट क्लास वी कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ वैल्यूएशन इन कस्टम्स एंड इन द सेकेंड क्लास वी डिड रेट ऑफ एक तो टाइप्स ऑफ ड्यूटीज और एक रेलिवेंट डेट। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू पीपल आर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल टू ऑल द क्वेश्चंस जो भी मैं पुटअप करता हूँ। एंड प्लीज़ ऐसा ही करते रहिएगा बिकॉज एवरी टाइम दिस मोटिवेट्स मी कि मैं आप लोगों के लिए और कुछ बेहतर करता रहूं। ठीक है, चलिए। सो आज की क्लास जो है दैट इज क्लास नंबर 3 ऑन स्टूडेंट्स की पाठशाला। ठीक है, और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज बैगेज। ठीक है जी, तो आज बैगेज हम लोग पढ़ेंगे बेटा। और बैगेज जब हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर ऑफ बैगेज। आज सुबह सुबह एक्चुअली में मेरा सॉफ्टवेयर मुझे धोखा दे गया। सो आई इन एनी केस आई ट्राई टू मैनेज कि थोड़ा सा जो है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है इसके अंदर, मे बी थोड़ा सा वॉइस को लेकर इशू आ सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे बिकॉज मॉर्निंग में अचानक से प्रॉब्लम हुई तो आई एम नॉट फाइंडिंग कि मैं उसको ठीक कैसे कराऊँ इमीडिएटली। सो आई थॉट ओके फाइन, थोड़ा सा काम चलाऊ सॉफ्टवेयर से काम करते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए बैगेज का ये जो चैप्टर है ना कस्टम के अंदर, ये सेक्शन 77 से लेकर 81 तक कवरेज लेता है बेटा। ठीक है ना, फ्रॉम सेक्शन 77 ऑनवर्ड टिल सेक्शन 81 हम लोग डिस्कस करते हैं ऑल अबाउट बैगेजेस। राइट, अच्छा, इसमें सबसे पहले तो पूछा जाता है कि बैगेज होता क्या है और इससे रिलेटेड लॉ हमें पढ़ना क्या है। देखिए बैगेज का मतलब क्या होता है, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कहीं से बाहर से घूमते हुए आ रहे हैं तो यू कैरी लगेजेस विद यू। ठीक है ना, आप उसके अपने साथ कुछ लगेजेस कैरी करते हो और उन लगेजेस के अंदर आपके कुछ कपड़े होते हैं, कुछ सामान भी होता होगा, और हो सकता है कि कुछ आपके साथ गिफ्ट्स वगैरह भी हों जो आप अपने रिलेटिव्स के लिए लेकर आए हो। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, बैगेज। तो कहते हैं कोई भी पैसेंजर जब इंडिया में आता है और अगर वो अपने साथ कुछ लगेजेस लेकर आ रहा है तो उन सभी लगेजेस को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, बैगेज का। ठीक है, अब कस्टम एक्ट हमें बताने जा रहा है कि व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ दिस बैगेज। इस बैगेज का ट्रीटमेंट क्या होता है, जब इंडिया में कोई भी पैसेंजर अपने साथ कोई बैगेज लेकर आएगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ कि उस पर क्या इंडिया में कस्टम ड्यूटी लगेगी या नहीं, और अगर लगेगी देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ दैट कस्टम ड्यूटी जो उसको लेवी किया जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ बैगेज। देखिए बैगेज की डेफिनेशन क्या है, वैसे ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यानी कि देयर इज नो एक्चुअली मीनिंग ऑफ बैगेज। बैगेज का कोई मीनिंग नहीं बताया गया, बट ये बताया गया कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं और इसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं की जाती है। ठीक है, तो क्लियर किया गया कि बैगेज में इंक्लूड किया जाएगा अनअकम्पनीड बैगेज। अब बच्चा कहता है सर व्हाट इज अनअकम्पनीड बैगेज, तो बच्चे अनअकम्पनीड का मतलब होता है, कई बार ऐसा भी होता होगा कि आमतौर पे तो आपने जो सुना होगा, जो देखा होगा, वो ये है कि बैगेज हमेशा पैसेंजर के साथ होता है तो उसको हम बोलते हैं अकम्पनीड। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि पैसेंजर पहले अराइव कर जाए और बैगेज उसका अलग से क्या वेसल में आ रहा हो। तो अगर वेसल में अलग से बैगेज आ रहा है तो इसका मतलब दिस बैगेज इज अनअकम्पनीड। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि बैगेज के अंदर इंक्लूड करेंगे हम अनअकम्पनीड बैगेज को भी, परंतु इसमें मोटर कार नहीं आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई पर्सन इंडिया में पर्सनल यूज के लिए अगर कोई मोटर कार इंपोर्ट करता है और वो कहता है कि ये मेरा लगेज है, तो लॉ ने कहा सॉरी, इसका ट्रीटमेंट इस चैप्टर में नहीं होगा क्योंकि वो बैगेज की डेफिनेशन में ही नहीं है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो मोटर कार है क्या वो बैगेज नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर उसका जो इम्पोर्ट होगा उसके ऊपर ड्यूटीज कैसे लगाई जाएंगी, सेम एज कमर्शियल कार्गोज जिसमें बिल ऑफ एंट्री वगैरह फाइल होती है और प्रॉपर ड्यूटीज कैलकुलेट होती है उस तरीके से। तो बैगेज का ये जो चैप्टर है ये बेसिकली आपकी छोटी मोटी चीजें जो आप इंडिया में लेकर आ रहे हो अपने साथ, या आप पहले आ जाते हो और वो चीजें बाद में आ जाती है, उन पर ये चैप्टर अप्लाई हो जाता है।
ठीक है जी। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बैगेज की डेफिनेशन में मोटर कार इंक्लूड नहीं है। तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो डेफिनेटली अगर आप मोटर कार अपने साथ लेकर आ रहे हो तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडिया में अगर आप सपोज करो इंडिया में आते हो कहीं बाहर की कंट्री से, तो आप क्या नोटिस करोगे कि हर पर्सन जो भी इंडिया में एंटर करता है ना, उसको सबसे पहले ना अपने बैगेज का जो कंटेंट होता है उसे डिक्लेयर करना होता है प्रॉपर ऑफिसर को। तो सेक्शन 77 कहता है डिक्लेरेशन बाय द ऑनर, यानी कि जो भी ऑनर होगा वो एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा, और वो डिक्लेरेशन किस चीज का होगा, कंटेंट ऑफ बैगेज का, टू द प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है ना। अब ये कैसे करेगा? देखिए पहले क्या होता था, पहले ये एक इम्प्लाइड डिक्लेरेशन होता था। इम्प्लाइड डिक्लेरेशन का क्या मतलब है कि अर्लियर लॉ में हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई पर्सन इंडिया में आएगा उसको ग्रीन चैनल या रेड चैनल दोनों में से कोई एक चैनल चूज करना पड़ता था। अगर वो ग्रीन चैनल चूज कर लेता है तो इसका मतलब वो एक इम्प्लाइड डिक्लेरेशन दे रहा है कि उसके पास कुछ भी ड्यूटीएबल नहीं है। और अगर वो रेड चैनल से क्रॉस करेगा तो वो एक इम्प्लाइड डिक्लेरेशन दे रहा है कि आई एम कैरिंग सम गुड्स विच आर ड्यूटीएबल, तो प्लीज मुझसे ड्यूटी आप चार्ज कर लीजिए। तो इसका मतलब पुराने टाइम में देयर वाज इम्प्लाइड डिक्लेरेशन जस्ट बाय चूजिंग द चैनल ग्रीन और रेड। परंतु धीरे धीरे ये ट्रेंड बदला। गवर्नमेंट ने एक्सप्रेस डिक्लेरेशन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने एक फॉर्म 1 बनाया, और उन्होंने क्या बोला कि जो भी पैसेंजर इंडिया में आएंगे वो सबसे पहले उस फॉर्म को फिल करेंगे। और फॉर्म के एंड में एक लाइन लिखी हुई है, और वो ये कि अगर किसी भी प्रश्न का आंसर यस है तो आपको रेड चैनल के पास जो ऑफिसर होगा उससे आपको मिलना है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आज आपसे कोई पूछता है कि डिक्लेरेशन ऑफ द कंटेंट को जो हमें फाइल करना है वो इम्प्लाइड है या एक्सप्रेस, आंसर इज एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, ओरल या रिटर्न, या तो हम लिख कर दे देते हैं या बोल कर बताते हैं। ठीक है ना। तो इसमें अभी रिटर्न चल रहा है। फॉर्म 1 होता है, उसको आपको सिर्फ अपनी डिटेल्स और फिर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसको आपने करेक्ट या रॉन्ग करना है, और अगर किसी का भी आंसर करेक्ट पाया गया तो आपको रेड चैनल के पास जो ऑफिसर होगा उससे आपको भेंट करनी है, और फिर वो आपको बताएगा कि आपकी ड्यूटी कितनी बनती है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन। अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट का चैप्टर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रेलेवेंट डेट का जो चैप्टर था सेक्शन 15 सेक्शन 16 वो नहीं लगेगा इन केस अगर आप इंपोर्ट एज बैगेज या पोस्ट करते हैं। ये बताया था मैंने। ठीक है। तो अगर सर उस समय मैंने नहीं बताया बट मैं आज बता रहा हूँ कि अगर आप बैगेज लेकर आ रहे हैं इंडिया के अंदर तो उस केस में आपको ध्यान रखना है रेलेवेंट डेट फॉर असेसेबल वैल्यू एंड रेट ऑफ ड्यूटी क्या होगी, ये सेक्शन 78 बताता है। कमर्शियल कार्गो का इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर होगा तो रेलेवेंट डेट सेक्शन 15-16 जो मैंने कल बताया था, और अगर बैगेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो रेलेवेंट डेट सेक्शन 78 बताता है। क्या सबको क्लियर? ठीक है। अब रेलेवेंट डेट फॉर असेसेबल वैल्यू एंड रेट ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ बैगेज क्या होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है सर। देखिए लॉ कहता है कि जिस दिन आपने डिक्लेरेशन करी होगी अंडर सेक्शन 77 उस दिन जो भी रेट या जो भी ड्यूटी प्रिवेल कर रहा होगा वो आप पर अप्लाई हो जाएगी। मतलब एज ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 77 जो भी असेसेबल वैल्यू एंड रेट ऑफ ड्यूटी प्रिवेलेंट होगी दैट विल बी एप्लीकेबल टू यू। खत्म हो गया? ठीक है सर। लेकिन अगर आपने डिक्लेरेशन करी है, लेकिन आपने डिक्लेरेशन तो कर दी लेकिन आपका जो बैगेज था वो बाद में आता है ऑन वेसल, वेसल में आ रहा है। ठीक है ना। जैसे अनअकम्पनीड की बात हो रही है, सपोज करो आप बाय एयर इंडिया में आ जाते हैं और आपका बैगेज जो था वो अनअकम्पनीड बैगेज था और वो लेटर ऑन इंडिया में आता है। ठीक है। तो अब यहां पर ये पूछा गया कि अब रेलेवेंट डेट क्या होगी, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि इस केस में अगर डिक्लेरेशन पहले की गई है और वेसल बैगेज लेकर बाद में आ रहा है तो फिर जिस दिन वेसल अराइव करेगा उस दिन का रेट आपको लेना होगा। उम्मीद करता हूं सेक्शन 78 क्लियर। मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। रेट ऑफ बैगेज कौन सा लगेगा और वैल्यू कौन सी लेंगे ये डिपेंड करता है सेक्शन 77 में जिस दिन आप डिक्लेरेशन फाइल करेंगे। लेकिन अगर डिक्लेरेशन पहले लगाई गई है
और वेसल का अराइवल बाद में होता है, इन केस ऑफ अनअकम्पनीड अक्सर ऐसा होता है, तो फिर उस केस में डेट ऑफ अराइवल वाला रेट ऑफ ड्यूटी और डेट ऑफ अराइवल वाला ही आपको वैल्यू लेना होगा। क्लियर है? ठीक है। फिलहाल अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर बैगेज पे ड्यूटी कितनी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लिख लीजिए ड्यूटी ऑन बैगेज, इसमें बेस 35% है एंड 10% SWS। इसका मतलब अगर हम 35 का 10 निकालेंगे 3.5 निकलेगा, ठीक है, तो 35 प्लस 3.5, इसका मतलब 38.5% आपका बैगेज का ड्यूटी होगा। ठीक है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको 38.5% ड्यूटी कैसे दिखेगी? ये 35% आपका बेस रेट और उसके ऊपर 10% SWS। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया है। दो पहले चीजें बताई, पहले तो बैगेज में क्या क्या आता है, अनकम्प्लीट भी आता है, बट क्या नहीं आता, मोटर व्हीकल। दूसरा, डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी फॉर द कंटेंट टू द पीओ, और ये डिक्लेरेशन कैसे फाइल होती है? अब एक्सप्रेस इम्प्लाइड वाला कॉन्सेप्ट अब हट गया, उसके लिए आपको फॉर्म 1 भरना होगा। ठीक है, और कौन सी तारीख का रेट ऑफ ड्यूटी और असेसेबल वैल्यू लेना है? तो जिस दिन आपने डिक्लेरेशन फाइल करी होगी अंडर सेक्शन 77, एंड इन केस अगर डिक्लेरेशन आपने फाइल करी है पहले और वेसल का अराइवल होता है बाद में, तो क्या डेट ऑफ अराइवल आपने देना होगा। वेरी सिंपल। ठीक है सर। अब ड्यूटी ऑफ बैगेज कितनी चल रही है? बेस रेट 35% है और उसके ऊपर SWS कितना? 10%। तो टोटल मिलाकर 38.5% इज योर रेट ऑफ ड्यूटी ऑन योर बैगेज। ठीक है सर। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जरा सोच के जवाब दीजिएगा। हाँ जी, सोच के बताना सबने आपने। और वो ये, आपको नहीं लगता कि इंडिया में हम लोग सेंटिमेंटल लोग हैं और अपने जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो डेफिनेटली अपने नियर एंड डियर्स के लिए क्या हम कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर आते हैं? बिल्कुल। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप अपने साथ कोई गिफ्ट्स कैरी कर रहे हो, ठीक है, छोटी मोटी पैटी गिफ्ट्स कैरी कर रहे हो और अपने रिलेटिव्स को देने के लिए, तो हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि सर आप इतना हार्श मत होइए कि सारा का सारा बैगेज आप इतने हैवी रेट पे टैक्स कर दीजिए। तो गवर्नमेंट ने ना एक सेक्शन बनाया 79। अब 79 सेक्शन क्या कहता है वो सुनेंगे जरा। उन्होंने कहा बोनाफाइड बैगेज को हम क्या कर देंगे? एग्जाम्प्ट। इसका मतलब एज पर सेक्शन 79 बोनाफाइड बैगेजेस विल बी एग्जम्प्टेड, ये कहा गया। लेकिन अब दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सर ये बोनाफाइड बैगेजेस होते क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बोनाफाइड बैगेजेस? तो इसके दो मीनिंग बताए गए हैं बच्चे। बोनाफाइड बैगेजेस के दो मीनिंग बताए गए हैं, ए और बी। ए में क्या कहा गया, ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा आर्टिकल बोनाफाइड बैगेज कहला सकता है जो कि ऑलरेडी इज इन यूज है, दैट हैज बीन इन यूज, जो ऑलरेडी इन यूज था, किसके? उस पैसेंजर के या क्रू मेंबर के, फॉर सच मिनिमम पीरियड एज गिवन इन द बैगेज रूल्स। इसका मतलब हम कुछ बैगेजेस को बोनाफाइड मान सकते हैं प्रोवाइडेड वो बैगेजेस हैज बीन इन योर यूज फॉर सच मिनिमम पीरियड विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन द बैगेज रूल्स। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास कुछ ऐसे बैगेजेस में आर्टिकल्स हैं विच हैज बीन इन यूज बाय यू, इन दैट केस वो आर्टिकल्स के लिए गवर्नमेंट कहती है कि हम बोनाफाइड बैगेज मानते हुए एग्जम्प्ट कर लेंगे, बट वो कितने समय के लिए मिनिमम आप यूज कर रहे थे वो हम रूल्स के अंदर बताएंगे। ठीक है सर। और दूसरा उन्होंने कहा, ये तो हो गया विच हैज बीन इन यूज, यानी कि सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो क्लॉज ए ओल्ड की बात कर रहा है। ठीक है। और जब हम बात करते हैं अबाउट न्यू, तो उन्होंने क्या बोला? एनी आर्टिकल इन द बैगेज ऑफ पैसेंजर विच इज फॉर यूज, यानी कि विच हैज बीन इन यूज नहीं, विच विल बी फॉर यूज ऑफ पैसेंजर या हिज फैमिली, या इज अ बोनाफाइड गिफ्ट, या ट्रैवल सॉवेनियर्स। ट्रैवल सॉवेनियर्स समझते हैं ना, कि जब आप कहीं पे घूमने जाते हैं तो आप वहां की कोई निशानी अपने साथ लेकर आते हैं, ठीक है ना, तो उसको ट्रैवल सॉवेनियर्स। ये सब एग्जाम्प्ट हो जाएगा प्रोवाइडेड द वैल्यू मस्ट बी विद इन द लिमिट एंड दैट लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द। क्लियर है? तो कितना लिमिट का आर्टिकल आपका एग्जम्प्ट हो सकता है ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम रूल्स में जाकर बताएंगे आपको। क्या सबको क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है। अब हम बेसिकली बैगेजेस कितना एग्जम्प्ट है, क्या इसके लिए हमें रूल्स में जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाना पड़ेगा।
तो आइए अब स्टार्ट करते हैं बैगेज रूल्स। ठीक है जी, बैगेज रूल्स हम स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखेंगे जरा। हाँ जी, जरा बैगेज रूल्स अब जरा एक बार मेरे साथ आपने चेक करना है बेटा। देखिए बैगेज रूल्स के अंदर को टोटल जो रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है ना, आपको जो टोटल रूल्स पढ़ने हैं दैट इज अप टू रूल 9। ठीक है जी, रूल 9 तक पढ़ना है हमें। तो 9 रूल्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बैगेज के, फिर उसके बाद वी विल ट्राई कि हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। सबसे पहले रूल 2 जो है दैट इज मेंट फॉर डेफिनेशंस। और डेफिनेशन वैसे तो दी हुई है 5-6, बट आपको 2 ही करनी है अच्छे से। एक है मीनिंग ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट का नाम बैगेज रूल्स में देखेंगे, बहुत बार आएगा। बेटा इन्फेंट कौन होता है? तो उन्होंने बोला इन्फेंट का मतलब होता है अ चाइल्ड हु इज नॉट मोर देन 2 years ऑफ एज। याद रखना 2 साल से ऊपर का बच्चा नहीं होना चाहिए, तो वो कहलाएगा इन्फेंट। ठीक है सर। और दूसरा एक वर्ड बहुत बार यूज, पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट क्या है? कहते हैं वैसे तो अगर मैं इफेक्ट्स क्या होते हैं तो आई एम वेरी श्योर आप समझ सकते हो कि पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब वो चीजें होती हैं जो आपकी डेली नेसेसिटी में यूज होती हैं। ठीक है ना। बट उन्होंने ये भी कर दिया कि ये इंक्लूड नहीं करेगा ज्वेलरी। तो इसका मतलब आप अगर ज्वेलरी पहनी हुई है तो याद रखना वो पर्सनल इफेक्ट्स में कवर अप नहीं होती है। ये प्लीज अपने माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है जी। तो क्या सर इसका मतलब ज्वेलरी जो हमने पहनी है अगर वो पर्सनल इफेक्ट्स नहीं है तो क्या वो हमेशा न्यू मानी जाएगी? बिल्कुल न्यू मानी जाएगी, इवन दो आप ज्वेलरी पहन के ही क्यों ना इंडिया में आए हो। ठीक है। तो ये अब 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बैगेज रूल्स को, ध्यान से सुनेंगे और इसके बाद इस पर बेस्ड हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है जी, ठीक है सर। रूल 3 सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। रूल 3 लगता है उन पैसेंजर्स पे जो अराइव करते हैं हमारी कंट्री के अंदर फ्रॉम एनी कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार। देखिए जी, ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज है। अगर आप किसी भी कंट्री से भारत में आ रहे हैं अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार, तो उस पर आपका कितना बैगेज एग्जम्प्ट होगा ये हमें रूल 3 बताता है। ठीक है जी। तो अब रूल 3 ने हमें क्या बताया वो ध्यान से देखेंगे आप। रूल 3 ने कहा कि अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं या फॉरेनर हैं परंतु रहते भारत में ही हैं, या फिर आप टूरिस्ट हैं ऑफ इंडियन ओरिजिन परंतु अदर देन इन्फेंट्स। याद रखना जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो इन्फेंट्स पे अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो सर वैसे बचा कौन? इंडियन रेजिडेंट्स आ गया, रेजिडेंट्स, फॉरेनर्स रिजाइडिंग इन इंडिया आ गया, टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन आ गया। सर एक बचा और वो है टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन, उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा। ठीक है ना। तो फॉरेन ओरिजिन वाले टूरिस्ट को छोड़कर बाकी सबके लिए हम यहाँ डिस्कशन करेंगे कि रूल 3 में कितना बैगेज जो है वो बोनाफाइड एग्जम्प्ट होगा। ठीक है जी। तो रूल 3 ने नंबर 1 में बोला कि जितने भी यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स प्लस जितने भी ट्रैवल सोवेनियर्स होंगे वो सारे अनलिमिटेड एग्जम्प्ट होंगे। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप अपने साथ कोई भी यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स कैरी कर रहे हो और यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स अलोंग विद ट्रैवल सोवेनियर्स कैरी कर रहे हो तो ये अनलिमिटेड एग्जम्प्ट होंगे। इसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं करी जाएगी। आप जो भी लेकर आओगे हम आपसे अमाउंट भी नहीं पूछेंगे और सारा एग्जाम क्लियर है बेटा। मॉर्निंग में ना सारा सिस्टम सुबह दिक्कत कर रहा है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा कई बार ऐसे टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, उसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता है ना। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा सा वॉइस इशू हो तो बच्चे थोड़ा सा तेज कर लेना। ठीक है, बिकॉज आई नो आज क्लास थोड़ा सा सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिए आज के लिए। ठीक है, कल वो ठीक हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली सब कुछ ओके रिपोर्ट हो जाएगी। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं कि इसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स आप इंडिया में लेकर आओगे प्रोवाइडेड वो आर्टिकल्स अनेक्सर 1 में नहीं होना चाहिए, तो वो आपके लिए एग्जम्प्ट होगा अप टू 50,000। ठीक है जी। लेकिन याद रखना कोई भी आर्टिकल अगर अनेक्सर 1 में पाया जाएगा तो उसके ऊपर आपको ये लिमिट अप्लाई नहीं करनी है, वो फुली टैक्सेबल होगा। ठीक है जी। तो अनेक्सर 1 वाली लिमिट पे 50,000 की छूट नहीं मिलती, वो पूरा टैक्सेबल होता है, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है जी, ठीक है सर। अब आ जाते हैं टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन। अगर आप टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो तो भी आप पर ड्यूटी नहीं लगेगी, बस सारा सेम है। यहां पर भी ट्रैवल सोवेनियर्स और यूज पर्सनल इफेक्ट्स इसके लिए भी अनलिमिटेड एग्जाम्प्ट है।
लेकिन अगर आर्टिकल अदर देन दोज हु आर इन एनेक्चर 1, यहाँ पे 50,000 की छूट थी और यहाँ पे छूट 15,000 की है, बस ये फर्क है। ठीक है जी। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हम अदर देन इन्फेंट्स लिख रहे हैं। अदर देन इन्फेंट्स लिखने का मतलब क्या है कि इन्फेंट्स के लिए 50,000 और 15,000 की छूट अवेलेबल नहीं है। इन्फेंट्स के लिए बस इतना याद रखना, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स अनलिमिटेड वो ला सकता है। मतलब उसके उसके उस इन्फेंट के जितने भी यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स होंगे वो अनलिमिटेड एग्जाम्प्ट होंगे, और इसके अलावा उसको 50,000 और 15,000 की लिमिट एज सच अप्लाई नहीं की जाएगी। ठीक है सर। तो रूल 3 हमें समझ आ गया बेटा, बिल्कुल समझ आ गया। रूल 3 कब लगाना है? जब आप इंडिया में आ रहे हो फ्रॉम एनी कंट्री अदर देन नेपाल भूटान म्यांमार, और नेपाल भूटान म्यांमार के लिए रूल 4 अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो उस केस में बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो, या फिर आप फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया हो, या फिर आप टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, तो आपके लिए यूज पर्सनल इफेक्ट्स और ट्रैवल सॉफ्टवेयर्स तो सारे एग्जाम्प्ट हैं। और दूसरा, आपको इसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें 50,000 की लिमिट मिल सकती है, परंतु वो अनेक्शर 1 में नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। और यही सेम चीज जब हम फॉरेन टूरिस्ट की बात करते हैं तो बस इतना ही याद रखो, 50,000 की लिमिट विल रिड्यूस टू 15,000 एंड रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। इन्फेंट्स के लिए यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स जितने भी होते हैं वो बोनाफाइड बैगेज के अंदर एग्जाम्प्ट होते हैं। इसके अलावा इन्फेंट्स को 50,000 और 15,000 की लिमिट अप्लाई नहीं होती है, ठीक है जी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अनेक्शर 1 में क्या क्या है। देखिए, अगर आप इंडिया में फायर आर्म्स लेकर आ रहे हैं तो आपको 50,000 की लिमिट नहीं मिलेगी, ना 15,000 की लिमिट मिलेगी, ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप उस फायर आर्म्स की कार्ट्रिजेस लेकर आ रहे हैं और अगर वो कार्ट्रिजेस एक्सीडिंग 50 हैं तो वो अनेक्शर 1 में आ जाएगा। अगर आप सिगार लेकर आ रहे हैं जो कि एक्सीड कर रही है 150 स्टिक्स, वो भी अनेक्शर 1 में आ जाएगा। अगर आप सिगार लेकर आ रहे हैं 25 से ज्यादा, या टोबैको लेकर आ रहे हैं 150 125 ग्राम से एक्सीडिंग, तो ये सब चीजें अनेक्शर 1 में आती जाएंगी। जैसे ही वो एक्सीड करेंगी दैट विल बी अनेक्शर 1, एंड वंस इट इज अनेक्शर 1 डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड उस पर बोनाफाइड बैगेज की जो लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगी, तो उसकी सारी वैल्यू पे क्या 38.5% टैक्स लग जाएगा। अगर आप अल्कोहलिक लिकर या वाइन लेकर आ रहे हो इन एक्सेस टू 2 लीटर्स, तो जितना अमाउंट जो भी वाइन इन एक्सेस टू 2 लीटर हो जाती है तो वो अनेक्शर 1 में आ जाती है। आप एलसीडी एलईडी प्लाज्मा लेकर आ रहे हो तो वो अनेक्शर 1 में चली जाएगी। अगर आप गोल्ड सिल्वर लेकर आ रहे हो इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, याद रखना ऑर्नामेंट्स अगर आप लेकर आ रहे हो तो वो ज्वेलरी बन जाती है, और ज्वेलरी के लिए रूल 5 हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। और ज्वेलरी अनेक्शर 1 में नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो सर क्या इसका मतलब क्या ज्वेलरी पे मुझे 50,000 की लिमिट मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, क्योंकि वो अनेक्शर 1 में कवर्ड नहीं हो रहा। अनेक्शर 1 में गोल्ड एंड सिल्वर कवर है, बट इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स। क्लियर हो गया? चलिए, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले जरा एक बार सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, अगर कोई आदमी अपने साथ 1 लीटर वाइन लेकर आ रहा है तो वो अनेक्शर 1 में नहीं होगा। अगर वो अपने साथ 2 लीटर वाइन लेकर आ रहा है तो वो अनेक्शर 1 में नहीं होगा। अच्छा, जो चीज अनेक्शर 1 में नहीं है, मीनिंग देयर बाय क्या उस पर उसकी वैल्यू में से 50,000 का बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आप एलसीडी लेकर आ रहे हो, एलईडी लेकर आ रहे हो, क्या वो अनेक्शर 1 है? बिल्कुल। तो इस पे आपको 50,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जितनी भी वैल्यू होगी उस एलसीडी एलईडी की इंटू 38.5%, क्या आपको ड्यूटी पूरी पे करनी पड़ेगी, उसमें 50,000 लेस नहीं होगा। मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, सोच के बताना। 1 लीटर वाइन कोई लेकर आया 70,000 रुपए की, ड्यूटी कितने पे लगेगी? 20,000 रुपए पे। क्यों? 70 रुपए से 50,000 का आपको डीएफएस ड्यूटी फ्री अलाउंस मिल जाएगा। लेस करने के बाद बैलेंस पे आप 38.5 दे देना, ठीक है। लेकिन अगर आप एलसीडी एलईडी लेकर आ रहे हो तो ये अनेक्शर 1 है, और अगर वो भी 70,000 की है तो क्या पूरे 70 पे मुझे ड्यूटी देनी पड़ेगी? दिस इज व्हाट अनेक्शर 1 इज ऑल अबाउट। ठीक है सर, तो ये हमें समझ आ गया है कि अनेक्शर 1 हम जब भी बात करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि अनेक्शर 1 में जो भी चीजें लिखी हुई हैं उन पर 50,000 15,000 की लिमिट अलाउड नहीं होती। क्या वो फुली टैक्सेबल होता है? बिल्कुल। ठीक है सर, हमें रूल 3 पूरा समझ आ गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कमिंग टू रूल 4 नाउ, कहते हैं रूल 4 कब लगता है? व्हेन पैसेंजर अराइविंग फ्रॉम नेपाल भूटान म्यांमार। सर 2 बातें याद रखना, इसके अंदर ना कोई सा भी व्यक्ति हो, चाहे वो इंडियन रेजिडेंट हो, फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया हो, या टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, या टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो, सबके लिए सेम रूल है। और वो रूल क्या है? यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रैवल सॉवेनियर्स
अनलिमिटेड एग्जाम्प्ट है, और आर्टिकल अदर देन एनेक्सर 1 15,000 तक के लिए एग्जाम्प्ट होगा। वो भी शर्त क्या है कि ये वाली जो लिमिट है 15,000 वाली तभी लगेगी अगर आप इंडिया में अराइव करते हो, हाँ जी, अदर देन लैंड। इसका मतलब नो एग्जम्पशन ऑफ 15,000 इफ यू आर अराइविंग बाय लैंड रूट। तो आपको ध्यान रखना है, नेपाल, भूटान, म्यांमार में इफ यू आर यूजिंग लैंड रूट तो आपको ये 15,000 की लिमिट नहीं मिलती है। तो आपको इंश्योर करना है कि यू आर नॉट अराइविंग इन इंडिया थ्रू लैंड रूट। अगर आप अराइव करोगे तो फिर खाली ये पर्सनल इफेक्ट्स एग्जाम हो जाएंगे, 15,000 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा इन केस ऑफ दिस। लो जी, तो मेरे ख्याल से रूल 4 समझ आ गया। एक बार जितना मैंने पढ़ाया 2 मिनट के लिए रिकैप करते हैं, ठीक है। बैगेज क्या होता है बच्चे? बैगेज मीनिंग हमें बताया नहीं गया, वैसे मैंने बता दिया कि वो लगेजेस होते हैं। एंड इट शेल ऑल्सो इंक्लूड अनअकम्पनीड बैगेजेस बट शेल नॉट इंक्लूड क्या? मोटर कार, ठीक है। जो भी व्यक्ति अपने साथ बैगेज कैरी करता है उसको पहले क्या करना पड़ता है? डिक्लेरेशन ऑफ द कंटेंट टू द पीओ, ठीक है सर। 78 हमें बताता है रेलेवेंट डेट फॉर असेसेबल वैल्यू एंड रेट ऑफ ड्यूटी। तो उसने क्लियर कर दिया कि जिस दिन आप 77 में डिक्लेरेशन फाइल करेंगे उसी दिन का रेट और उसी दिन की ड्यूटी आप पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर डिक्लेरेशन पहले लगा दी जाती है और वेसल का अराइवल बाद में होता है तो क्या डेट ऑफ अराइवल शैल बी टेकन एज क्या? रेलेवेंट डेट, ठीक है सर। फिर मैंने कहा कि इंडिया में बैगेज का जब टैक्सेशन आया तो लोगों ने इसको अपोज किया और गवर्नमेंट से बोला कि सर बैगेजेस पूरी तरह से टैक्सेबल नहीं होने चाहिए, कुछ बोनाफाइड बैगेजेस को आपको क्या करना चाहिए? एग्जाम। तो सेक्शन 79 ने कहा कि बोनाफाइड बैगेजेस विल बी एग्जाम, और बोनाफाइड का मीनिंग उन्होंने बताया दैट हैज बीन ऑलरेडी इन यूज फॉर सच मिनिमम पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स। या फिर उन्होंने कहा केस 2 जिसके अंदर उन्होंने क्लियर किया कि अगर वो फॉर यूज ऑफ पैसेंजर या फिर फैमिली मेंबर्स या फिर गिफ्ट्स या फिर वो सोवेनियर्स होगा तो अप टू सर्टन वैल्यू तक वो एग्जाम्प्ट हो सकता है, बट वो वैल्यू कितना होगा वो रूल्स में बताया जाएगा। तो सबसे पहले वी स्टार्टेड विद रूल 3। रूल 3 कब लगता है? व्हेन पैसेंजर इज अराइविंग इन इंडिया फ्रॉम एनी कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो उसमें हमने कैटेगराइजेशन करा, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन को अलग कर दिया और बाकियों को इधर कर दिया। बाकियों के लिए यूज पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रैवल सॉफ्टवेयर्स को कर दिया अनलिमिटेड एग्जाम्स, और जो अदर आर्टिकल्स थे उसके लिए हमने कर दिया 50,000 की लिमिट, ठीक है जी। और दूसरे केस के अंदर हमने क्या किया? जितने भी यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स और साथ में आपका क्या कहते हैं ट्रैवल सॉवेनियर्स अनलिमिटेड एग्जाम उनके लिए भी है, बट उनको 15,000 की लिमिट दी गई। और ये लिमिट्स जो मैंने 50,000 और 15,000 की दी है नॉट एप्लीकेबल टू इन्फेंट्स। इन्फेंट्स के लिए सिर्फ यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स ही अलाउड होंगे, इसके अलावा उनको ड्यूटी फ्री कुछ भी अलाउड नहीं किया जाएगा। बहुत बढ़िया। और रूल 4 में मैंने कहा सबके लिए ही 15,000 है, सो देयर इज नो एक्चुअली रीजन ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन दीज टू। तो हम लोग पैसेंजर नहीं चेक करेंगे, 15,000 का बेनिफिट देंगे प्रोवाइडेड ही इज अराइविंग इन इंडिया एट एनी मोड अदर देन लैंड रूट्स। और इसमें यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स और ट्रैवल सॉफ्टवेयर्स अगेन अनलिमिटेड एग्जाम्प्ट होते हैं। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? ठीक है सर। लेकिन मैंने दोनों में रूल 3 और रूल 4 में कहा कि अगर कोई आर्टिकल अनेक्सर 1 में पाया गया तो उस पर आपको ये बेनिफिट ऑफ 50,000 और 15,000 अप्लाई नहीं होगा। क्या वो फुली टैक्सेबल होगा? बिल्कुल, ठीक है सर। अब मैं चाहता हूं कि हम एक रूल 5 और कर लें और इसके बाद 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, फिर रिमेनिंग रूल्स मैं आपको कराता हूँ, ठीक है जी? ठीक है सर। कहता है सपोज करो एक पैसेंजर रिसाइडिंग इन इंडिया, रिसाइडिंग अब्रॉड, सॉरी, ज्वेलरी का रूल करा रहा हूँ, रूल 5। सपोज करो एक पैसेंजर जो है वो बाहर रहता था फॉर मोर देन 1 ईयर और अब वो भारत वापस आ रहा है। अच्छा, जब मैं ये बोलता हूँ भारत वापस आ रहा है तो इसका मतलब वो था तो यहीं कहीं, वो गया था कुछ समय के लिए बाहर, ठीक है, और अब वो इंडिया में लौट कर आ रहा है, ठीक है जी। लेकिन याद रखना उसने बाहर रिसाइड किया होना चाहिए फॉर मोर देन 1 ईयर। तो रूल 5 में आपको ज्वेलरी, रूल 3 और रूल 4 का बेनिफिट तो आपको मिलेगा, रूल 5 में आपको एडिशनल कुछ ज्वेलरी का बेनिफिट देने जा रहे हैं वो। उन्होंने क्या कहा कि अगर आप जेंटलमैन हैं तो आपको ज्वेलरी अलाउ की जाएगी ड्यूटी फ्री अप टू 20 ग्राम्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000, और अगर कोई लेडी पैसेंजर है तो अप टू 40 ग्राम्स विद मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1 लाख रुपीस हम आपको अलाउ करेंगे ड्यूटी फ्री। मैं बार बार बोल रहा हूँ रूल 5 इज इन एडिशन टू रूल 3। तो रूल 3 में भी आप बेनिफिट ले सकते हो और रूल 5 में भी ले सकते हो। रूल 5 कब लगेगा बच्चे? व्हेन अ पैसेंजर
जो कि रिसाइड कर रहा था अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर, आज रिटर्निंग बैक टू इंडिया और अपने साथ कुछ ज्वेलरी लेकर आ रहा है, तो उसको रूल 3 के साथ साथ रूल 5 का भी बेनिफिट मिलेगा। और रूल 5 के अंदर अगर वो जेंटलमैन पैसेंजर है तो वो अपने साथ 20 ग्राम्स विद मैक्सिमम ऑफ 50,000 ज्वेलरी ला सकता है, और वहां पर लेडी पैसेंजर के लिए 40 ग्राम्स विद सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज वो अपने साथ ज्वेलरी ला सकता है। ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलो अब चलते हैं, रूल 6 नहीं करना मुझे अभी, 7, 8, 9 के बाद में हम सीधा ही करेंगे कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले ये नोट आपको ध्यान रखना है, और वो क्या कि अगर आप 18 वर्ष या उससे ज़्यादा के हैं और अगर आप कहीं से भी इंडिया में आते हैं तो आपको एक लैपटॉप कंप्यूटर ड्यूटी फ्री अलाउ किया जाएगा। तो उसको हम लोग बिल्कुल भी टैक्स नहीं करेंगे, चाहे वो लैपटॉप 2 लाख का हो चाहे 5 लाख का हो, वो पूरा का पूरा जो लैपटॉप होगा वो आपके लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है तो एक लैपटॉप आप ला सकते हो, उसके लिए आपकी 50,000 की लिमिट भी स्पॉइल नहीं की जाएगी। ठीक है सर, क्या यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट ध्यान रखना, अगर मान लो मिस्टर एक्स और उसकी मिसेस, अगर ये दोनों इंडिया में आ रहे हैं और अगर मैं कहूं कि ये अपने साथ एक एलसीडी लेकर आ रहे हैं जो कि 90,000 की है, ठीक है जी। अब एक्स ने बोला कि भैया मुझे 50,000 की लिमिट अलाउड है और वाई ने बोला कि मुझे भी 50,000 की लिमिट अलाउड है, तो हमारी टोटल लिमिट कितनी हो गई? 1 लाख। और एलसीडी कितने का है? 90,000। तो नाउ दे आर आस्किंग क्या हम अपनी लिमिट को पूल करके क्या ये 90,000 का ड्यूटी फ्री कर सकते हैं? आंसर इज नो, पूलिंग इज नॉट अलाउड। याद रखना, हर पैसेंजर को अपना अपना 50,000 अलाउ किया जाएगा, पूलिंग अलाउड नहीं होगी। तो ऐसे में अगर कोई दो पैसेंजर अपने साथ सामान कैरी कर रहे हैं तो लॉ ने बहुत क्लियर कर दिया कि हम आपके इस अमाउंट को पूल करके अलाउ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब एलसीडी या तो मिस्टर एक्स के नाम पे क्लियर होगा, और अगर ऐसा हुआ तो 50,000 का बेनिफिट, और अगर मिसेस वाई के नाम पे क्लियर होगा तो भी 50,000 का ही बेनिफिट मिलेगा। क्लबिंग, पूलिंग इज नॉट अलाउड, ये ध्यान रखना है। ठीक है सर, चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, रूल 3, रूल 4, जितना मैंने कराया रूल 5 उन सब पे, फिर रिमेनिंग रूल्स को हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है सर, देखिए मान लीजिए कि मिस्टर एक्स जो है वो इंडियन ओरिजिन है, वो भारत में लौट कर आए ऑन अ टूर विद हिज बेबी ऑफ 1 ईयर। याद रखना इंडियन ओरिजिन है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो नेपाल, भूटान, म्यांमार से नहीं आया, ये मान लेना। तो इस पे रूल 3 लगा देना, ठीक है। एंड ब्रॉट द फॉलोइंग गुड्स, आपको ये बताना है कि इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी क्या आएगी। ठीक है, तो वेरी सिंपल, मैं जो बताऊंगा ध्यान से सुनना है आपने। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, देखो आप ना यहां पर दो चीजें, मेरी बात समझ लीजिएगा। अगर कोई अनेक्सर 1 की आइटम है तो उसको आप यहां लिख देना, ठीक है, और अदर्स को आपने यहां लिख देना, ठीक है। अच्छा, अब अदर्स क्या, आप बताओ। यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स, डेफिनेटली वो अदर्स में आएगा। है वो 50,000 का, लेकिन क्या वो फुली एग्जाम्प्ट होगा? बिल्कुल। यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ इन्फेंट्स, ये भी पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होगा, ये रूल 3 साफ कहता है। न्यू कैमरा, अब आप मुझे तो कैमरा नेक्स्ट 1 में नहीं है ना, तो इसका मतलब कैमरे को आपने यहां लिखना है और एंड में इसमें से 50,000 का बेनिफिट भी मिलेगा। मोबाइल 1,20,000। 2 लीटर वाइन, अब आप मुझे तो एक्सीडिंग 2 लीटर होता तो एनेक्सर 1, बट 2 लीटर वाइन तो यहीं आ जाएगा। सोवेनियर्स, क्या ये एग्जाम्प्ट होता है? लैपटॉप भी क्या है? एग्जाम्प्ट। ठीक है ना, खत्म। अब आपने क्या करना है, अनेक्सर 1 की कोई आइटम है ही नहीं, अगर होती तो ये फुली टैक्सेबल हो जाती, ध्यान रखो। अब यहां पर आप क्या करिए, इसको प्लस करिए। 40, 1,20, 1,60, 1,60, 1,75, ड्यूटी फ्री अलाउंस आपको मिला है 50,000 का बेनिफिट। 125 इज योर टैक्सेबल वैल्यू, एंड 125 के ऊपर क्या 38.5% इज योर फाइनल ड्यूटी विच इज पेबल। सो सिंपल। ठीक है जी, तो बस इस तरह से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हाँ, अगर इसमें कोई अनेक्सर 1 आइटम होती तो क्या मैं वो यहां लिख के उसको लेस करता या पूरा टैक्स करता? पूरा। मैं क्वेश्चन वैसा भी कराया था।
या आप नोट कर लीजिए बेशक से। चलिए अब आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहते हैं मिस्टर एक्स एक टूरिस्ट ऑफ यूएस ओरिजिन है एंड हिज वाइफ केम टू इंडिया एंड ब्रॉट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। इस बार दो लोग आ रहे हैं, एक्स भी आ रहा है और उसकी वाइफ भी आ रही है, ठीक है, और अलॉन्ग विद वन इन्फेंट भी है। तो अब आप क्या करिए, एक्स, वाइफ, इन्फेंट, ठीक है जी, आपको तीन हिस्सों में इसको डिवाइड करना है, ठीक है सर। अब देखो, यूज पर्सनल इफेक्ट्स 50, 60, 10। तो यहां पे आपने लिख दिया यूज पर्सनल इफेक्ट्स 50,000। अच्छा, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है 50, क्या ये एग्जाम्प्ट ही लिख दो आप, ठीक है, ठीक है सर। दो लैपटॉप 50,000 ईच, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक लैपटॉप मिस्टर एक्स अपने नाम से क्लियर कराएंगे और एक लैपटॉप वाइफ के नाम से, तो दोनों लैपटॉप एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। न्यू कैमरा 10,000, कैमरा एक्स के नाम से ले लेते हैं। मोबाइल 16,000, ये भी एक्स के नाम से ले लेते हैं। क्यों सर? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, फर्क तब पड़ेगा अगर इसकी लिमिट 50 क्रॉस करेगी। दो बॉटल कंटेनिंग 2 लीटर ईच, 2 लीटर वाइन, दो बॉटलें आ रही हैं, 2 लीटर ईच है, यानी कि टोटल 4 लीटर आ गई। अब बच्चा कहता है सर 4 लीटर तो बन गया नेक्स्ट वन। नो, कैसे? 2 लीटर, देखो दो बॉटल्स है ना, एक बॉटल क्लेम कर सकता है मिस्टर एक्स और एक बॉटल क्लेम करेगी उसकी वाइफ। तो क्या दोनों अगर क्लेम कर लें और टोटल वैल्यू अगर 8,000 है, तो क्या इसका बेनिफिट मिल सकता है? तो यह नेक्स्ट वन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप 1 लीटर वाइन लिख दो एक्स के नाम पे और 1 लीटर वाइन लिख दो वाई के नाम पे, सिंपल, ठीक है सर। और ट्रैवल सॉवनियर्स 5,000, तो ट्रैवल सॉवनियर्स तो इन एनी केस क्या होते हैं, एग्जाम्प्ट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है सर। अब इनमें एनेक्सर वन था ही नहीं कुछ भी, तो इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये आ जाएगा 30,000, इसको करूंगा 4,000, ठीक है ना, और ये तो नील ही है। तो क्या 30 में से पूरा 30 लेस हो जाएगा? बिल्कुल। तो नो टैक्सेबल। 4 में से पूरा 4 लेस हो जाएगा? यस, नथिंग टैक्सेबल। और यहाँ पे भी नथिंग। तो इसका पूरा का पूरा बैगेज क्या रूल्स के अकॉर्डिंगली एग्जाम्प्ट हो गया। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे अबाउट कि अगर कोई पर्सन अनेक्सर वन आइटम भी लेकर आता है तो ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे जरा, मिस्टर एक्स अराइव कर रहे हैं, ठीक है, अराइविंग इन इंडिया, मिस्टर एक्स इज अराइविंग इन इंडिया फ्रॉम यूएस, ठीक है जी, यूएस से आ रहे हैं वो, एंड ब्रॉड फॉलोइंग गुड्स, ठीक है जी, और मैं बता रहा हूं कि वो इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, ठीक है सर। तो वो अपने साथ कैरी कर रहे हैं यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स 40,000, ज्वेलरी कैरी कर रहे हैं वो 10,000, एक उन्होंने एलसीडी लिया हुआ है 40,000 का, ठीक है जी। 2 लीटर वाइन वो अपने साथ कैरी कर रहे हैं, वाइफ, वाइन वाइन वाइफ नहीं, 2 लीटर वाइन वो अपने साथ कैरी कर रहे हैं 18,000 की, एक लैपटॉप वो कैरी कर रहे हैं 2 लाख रुपए का, ठीक है जी। अब आपको बताना है कि इसकी ड्यूटी कितनी होगी।
वेरी सिंपल, आइए देखते हैं जरा। यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स, यहां पे आप अदर्स और अनेक्स्चर वन क्रिएट कर लीजिए, ठीक है ना। यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स अदर्स में आएगा, फुल्ली एग्जाम्प्ट है ये। ज्वेलरी अदर्स में आएगा, या सर नहीं सर अनेक्स्चर वन में था गोल्ड सिल्वर, सर गोल्ड सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, अगर ऑर्नामेंट है तो ज्वेलरी बन गई, ठीक है सर। तो हाँ, अगर लिखा होता कि वो गोल्ड की गिन्नी लेकर आया है, ठीक है ना, तो आप समझेंगे कि 24 कैरेट गोल्ड, बुलियंस बोलते हैं उसको, तो फिर वो अनेक्स्चर वन हो जाता, ठीक है। एलसीडी इज अनेक्स्चर वन। 2 लीटर वाइन अदर्स में आएगा, लैपटॉप भी अदर्स में आएगा और एग्जाम्प्ट भी होगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे 28,000 और इसका टोटल करेंगे 40,000। याद रखना, जो रूल 3 में हमें बेनिफिट मिलता है 50,000 का, वो सिर्फ अदर्स के लिए मिलता है, तो डेफिनेटली 28 से ऊपर मिल नहीं सकता, तो ये तो नील हो गया। और एनेक्सर वन पे तो बेनिफिट मिलता ही नहीं है, भले ही आपके पास लिमिट खाली पड़ी हुई है। देखो 50 में से यूज कितनी हुई है, 28, स्टिल 22,000 बढ़ा हुआ है, लेकिन आप यहाँ यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपकी टोटल वैल्यू 40,000 हो जाएगी, जिस पर 38.5% आपको पे करना होगा। समझ आ गया जी? आई एम वेरी श्योर अब आपको पूरा समझ आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, वो भी कर लीजिए। मिस्टर एक्स अराइविंग इन इंडिया from US and brought following articles. Used personal effects 50,000, ज्वेलरी 22,000, बुलियन। अब ये बुलियन क्या होता है, आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। ये गोल्ड होता है अदर देन ऑर्नामेंट की फॉर्म में। 55,000, एलसीडी 60,000, लैपटॉप 90,000, ट्रैवल सॉफ्टवेयर्स 10,000, न्यू मोबाइल फोन 18,000। बस आपको मुझे बताना है कि वैल्यू कितनी आएगी और अमाउंट ऑफ ड्यूटी कितनी आएगी, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। तब मैं समझूंगा कि आपको बैगेज का चैप्टर समझ आ गया, ठीक है जी। चलिए, तो अब हमारे रूल 3, रूल 4, रूल 5 खत्म। अब कुछ छोटे छोटे रूल्स रह गए और एक सेक्शन रह गया, बैगेज का चैप्टर पूरा खत्म। अब आ जाओ जरा, पहले रूल 6 पढ़ लेते हैं। देखिए, रूल 6 कब लगता है, जब किसी पर्सन ने इंडिया से बाहर गया था किसी प्रोफेशन के लिए, या बाहर काम करने गए थे बेसिकली आप, या फिर आप गए थे बाहर और अब आप चाहते हो वापस इंडिया में अपना रेजिडेंस शिफ्ट करना चाहते हो, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, ठीक है जी। तो जितने भी लोग बाहर काम करने गए थे या जितने भी लोग बाहर थे बट अब वो अपना रेजिडेंस इंडिया में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए बोनाफाइड बैगेज रूल 6 में एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है जी। लेकिन रूल 6 में मैं जितना भी एग्जाम्पशन बताऊंगा, याद रखना वो इन एडिशन टू रूल 3, रूल 4 होगा। इसका मतलब रूल 3, रूल 4 में जो मैंने बताया था वो तो है ही है, उसके अलावा आपको रूल 6 का बेनिफिट भी मिलने वाला है, ठीक है जी। अब देखो क्या लिखा है, कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ स्टे अब्रॉड, अगर तो फ्रॉम 3 to 6 मंथ्स है, और अगर आप इंडियन पैसेंजर हो, आपने बाहर रहे आप कितने समय के लिए, 3 to 6 मंथ्स, तो आपके जितने भी पर्सनल या हाउस होल्ड आर्टिकल्स होंगे अदर देन अनेक्सर 1 and 2, इसमें अनेक्सर 2 भी इंक्लूड हो गया, बट इंक्लूडिंग अनेक्सर 3 अप टू 60,000 एग्जाम्प्ट होंगे। कंडीशन है कि आप इंडियन पैसेंजर होने चाहिए। मैं रिपीट करूंगा, अगर आप फ्रॉम 3 मंथ्स अप टू 6 मंथ्स बाहर रहते हो और उसके बाद अगर आप इंडिया में आ रहे हो, तो आपके पर्सनल इफेक्ट्स, हाउस होल्ड, पर्सनल एंड हाउस होल्ड, पर्सनल इफेक्ट्स नहीं, पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स,
other than which are mentioned in annexure 1 and 2, including which is mentioned in annexure 3, अप टू 60,000 आपका एग्जाम होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है सर। और अगर आप बाहर 6 महीने से 1 साल तक रहकर आ रहे हो तो 1 लाख तक हम आपको छूट देंगे। और अगर आप मिनिमम 1 साल का स्टे करके आ रहे हो इन प्रीसीडिंग 2 ईयर, मतलब पिछले 2 सालों में आपने वहां पर मिनिमम 1 ईयर स्टे किया है, तो उस केस में हम आपको 2 लाख तक ये पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स अदर देन अनेक्चर 1 and 2 इंक्लूडिंग आर्टिकल्स इन अनेक्चर 3 अलाउ करेंगे अप टू 2 लाख। बट इसमें एक लिमिट होती है, वो ये कि 2 लाख वाला बेनिफिट आपने प्रीसीडिंग 3 ईयर्स के अंदर ये कंसेशन पहले नहीं लिया होना चाहिए, ये कंडीशन है। और याद रखना, और इन सब में क्या इंडियन रेजिडेंट होना जरूरी है, इंडियन पैसेंजर होना जरूरी है, सॉरी क्या होना जरूरी है, इंडियन पैसेंजर, ठीक है सर। अब आ जाते हैं लास्ट में, मिनिमम स्टे अगर आपका 2 साल या उससे अधिक है तो आपको 5 लाख तक हम आपको अलाउ कर देंगे ड्यूटी फ्री। मैं रिपीट कर रहा हूं, फ्रॉम 3 to 6 अप टू 60,000, फ्रॉम 6 month अप टू 1 ईयर इट इज 1 लाख। अगर 1 ईयर स्टे मिनिमम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, पिछले 2 साल में 1 साल आपका स्टे अगर आउटसाइड था तो आप 2 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हो। परंतु ये बेनिफिट आपने कंसेशन पहले पिछले 3 सालों में नहीं लिया होना चाहिए। और अगर आपका स्टे मिनिमम 2 ईयर्स है या उससे अधिक है तो फिर उस केस में आपको 5 लाख तक का बेनिफिट दिया जा सकता है। लेकिन इसमें आपको 2-3 कंडीशन ध्यान रखनी होंगी। पहला, 5 लाख का बेनिफिट लेने के लिए कंडीशन नंबर 1 ध्यान रखना है आपने, और वो ये कि आपका मिनिमम जो 2 ईयर्स का हम बोल रहे हैं वो अब्रॉड में होना चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ अराइवल। यानी कि अगर आप आज अराइव करते हैं तो आपका आज की डेट से पिछले 2 साल देखे जाएंगे, आपका स्टे जो है वो मिनिमम 2 ईयर्स होना चाहिए था अब्रॉड में। हाँ, इसमें गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वो ये कि ये जो 2 साल का आपका स्टे हमने बोला है आउटसाइड होना चाहिए, इसमें अगर शॉर्टफॉल अप टू 2 मंथ्स आता है तो उसे अलाउ कर दिया जाएगा बाय एसीडीसी, असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर अगर चाहें। जैसे मैंने कहा 2 साल आपका स्टे अब्रॉड होना चाहिए था, लेकिन आप मान लो 1 साल 11 महीने में आ रहे हैं तो आपका शॉर्टफॉल हो रहा है बाय 1 मंथ, तो एसीडीसी कहता है कि 2 महीने तक मेरे पास पावर है कि मैं इसको कंडोन कर सकता हूं, अलाउ कर सकता हूं। लेकिन कब, अगर आपका जल्दी आना वॉज ड्यू टू टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट या टर्मिनल लीव्स, या मान लो कोई इमरजेंसी आ जाती है, इन वजहों से अगर आप 2 महीने तक अगर हम आपको टाइम दे रहे हैं, अगर आप पहले आ जाते हैं तो भी हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे, ठीक है जी। दूसरा, इन 2 ईयर्स के अंदर आप इंडिया में शॉर्ट विजिट्स मार सकते हो, लेकिन वो शॉर्ट विजिट्स इन एनी केस 6 मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। हालांकि इसमें भी अगर आप एक्सक्यूज दोगे तो असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के पास पावर है कि वो 6 महीने के पीरियड को थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर सकते हैं अगर रीजंस ठीक पाए गए तो। चलिए मैं रिपीट करूंगा, रूल 6 ध्यान से सुनना। अगर आप बाहर प्रोफेशन के लिए गए थे या फिर आप बाहर रहते थे और अब आप वापस आना चाहते हो, ठीक है, और आप एक इंडियन पैसेंजर हो, तो हम आपको रूल 6 में एडिशनल बेनिफिट्स देने जा रहे हैं। जितने भी पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं अदर देन दोज विच आर मेंशन इन एक्सर 1 and 2 इंक्लूडिंग दोज विच आर मेंशन इन एक्सर 3, हम आपको उसमें से कुछ एग्जाम्पशन देंगे। अगर आप स्टे फ्रॉम 3 to 6 मंथ है तो 60,000 तक, फ्रॉम 6 मंथ to 1 ईयर है तो 1 लाख तक, मिनिमम स्टे ऑफ 1 ईयर इन लास्ट 2 ईयर्स तो उस केस में हम आपको 2 लाख तक का बेनिफिट देंगे, और मिनिमम स्टे अगर 2 ईयर्स का है तो हम आपको 5 लाख तक का बेनिफिट देंगे। अगर जो हमने ये बोला कि मिनिमम स्टे ऑफ 2 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ अराइवल देखना है आपने, उसमें अगर मान लो शॉर्टफॉल पाया जाता है अप टू 2 मंथ्स, एसीडीसी अगर चाहे तो वो वेव ऑफ कर सकता है, बट रीजंस जो होने चाहिए वो बड़े अच्छे होने चाहिए कि आप क्यों जल्दी आ गए वो आप बता देंगे। दूसरा, इसमें 6 महीने की शॉर्ट विजिट्स इंडिया में अलाउड है, और ये जो 6 महीने की जो शॉर्ट विजिट्स है ये भी लॉ कहता है कि हम आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दे सकते हैं
अगर आप हमें रीजन बताएंगे तो। ठीक है जी, ठीक है सर। और तीसरी एक कंडीशन है कि पिछले 3 साल में आपने ऐसा कोई कंसेशन पहले नहीं लिया होना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना होगा इसमें भी। ठीक है जी, एंड दैट्स ऑल विद रूल 6। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ दैट वी आर रिवाइजिंग, सो आई वांट कि जैसे ही मैं ये चैप्टर खत्म करूँ, आप इमीडिएटली ये चैप्टर जो है खुद भी पूरा पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मुझे ये पूरा चैप्टर अब समझ आ गया। ठीक है जी, ठीक है सर। अब आ जाते हैं रूल 7 पे। रूल 7 बच्चे, इंडिया में आप कितनी करेंसी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, तो ये एज पर फेमा डिसाइड होता है, तो ये आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है सर। रूल 8, रूल 8 लगता है अनअकम्पनीड बैगेजेस में। देखिए अभी तक हमने पढ़ा रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6, ये सब लगता है जब आप अपने साथ बैगेज कैरी करते हैं। लेकिन अब कि जितने भी ऐसे बैगेजेस हैं जो अनअकम्पनीड है, उन पर भी प्रीसीडिंग रूल्स का बेनिफिट मिल सकता है, बट कुछ कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो रूल 8 अगर पेपर में आ जाए कि क्या हमें बैगेज रूल्स में क्या बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन अनअकम्पनीड बैगेज पे मिल सकता है या नहीं, आंसर इज यस। रूल 8 कहता है यस, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। और वो कंडीशंस क्या है, यहां लिखा हुआ है कि आराम से देखेंगे। सेड अनअकम्पनीड बैगेज हैज बीन इन पोसेशन अब्रॉड। पहली बात तो वो बैगेज जो आ रहा है वो आपके पोसेशन में था इंडिया से बाहर, एंड उसे डिस्पैच कर दिया गया है। आराम से देखेंगे, या तो विद इन 1 मंथ ऑफ हिज अराइवल, मतलब अगर मैं आज आ जाता हूं तो मेरे आने के विद इन 1 मंथ क्या वो वहां से डिस्पैच हो चुका है, बिल्कुल, या विद इन सच पीरियड एज एसीडीसी में नोटिफाई, यानी कि या तो 1 महीने में, या फिर अगर एसीडीसी कोई पीरियड बताएगा तो उस पीरियड के अंदर अंदर क्या वो इंडिया में आना चाहिए या वहां से डिस्पैच हो जाना चाहिए, डिस्पैच। दूसरा कहता है बैगेज मे लैंड अप टू 2 मंथ्स बिफोर अराइवल ऑल्सो। देखो, या तो मेरे आने के विद इन 1 मंथ वहां से डिस्पैच हो जाए, या फिर वो मेरे आने से पहले ही इंडिया में अराइव कर जाए। तो वो कैसे होगा, बैगेज में लैंड अप टू 2 मंथ्स बिफोर अराइवल, या विद इन सच पीरियड एज मे बी बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एज एसीडीसी में आपको बताएगा। ठीक है ना, मे नोटिफाई क्या मतलब है, दोबारा सुनेंगे। 2 महीने, 2 मंथ्स का हम आपको फ्रेम दे रहे हैं, या तो 1 मंथ आपके आने के बाद वहां से डिस्पैच हो जाना चाहिए, या वो आपके आने से 2 मंथ्स पहले वो इंडिया में आ जाना चाहिए, नंबर 1। अब अगर मैं ये कहूं कि बैगेज तो मैंने पहले भेज दिया और मैं बाद में आ रहा था, तो क्या मुझे विद इन 2 मंथ्स आना था, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कहूं कि किसी वजह से मान लो मैं बीमार पड़ जाता हूं, या जैसे आजकल कोविड-19 की वजह से मान लो इंटरनेशनल एयर जो लाइन्स है वो सब बंद हो जाती हैं, तो कोई डिस्ट्रेस चल रहा है, वेदर डिस्ट्रेस चल रहा है, और मैं 2 मंथ्स में नहीं आ पा रहा, तो एसीडीसी अगर चाहे तो वो पीरियड को कंडोन करके कहाँ तक ला सकता है, 1 ईयर तक। ठीक है जी, बट नॉ विद इन सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी कि 1 साल से ऊपर तक हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। इसका मतलब या तो आपको 2 मंथ्स के अंदर आ जाना है, बट अगर किसी वजह से आप नहीं आ पा रहे तो एसीडीसी आपके आने के पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है, बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक है सर, तो लीजिए रूल 8 भी हमारा हो गया फिनिश। अब आ जाओ रूल 9 पे। देखिए रूल 9 लगता है क्रू मेंबर्स पे, क्रू मेंबर्स पे, ठीक है ना, क्रू मेंबर्स पे रूल 9 लगता है। क्रू मेंबर्स पे बस ध्यान रखना कि अगर उनका ये लास्ट ट्रैवल था, फाइनल पे ऑफ था ऑन टर्मिनेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट, मान लो किसी एयर होस्टेस का या किसी पायलट की आज लास्ट फ्लाइट है और इसके बाद उसका टर्मिनेशन हो रहा है, तो फिर वो सारे पिछले वाले रूल्स का बेनिफिट ले सकता है। लेकिन अगर उसका लास्ट पे ऑफ नहीं है, फाइनल पे ऑफ नहीं है, अगर वो रूटीन में रोज जा रहा है, रोज आ रहा है, तो फिर उस केस में उसको पेटी गिफ्ट्स या आर्टिकल लाइक चॉकलेट, चीज, कॉस्मेटिक्स एग्जम्प्ट हो सकते हैं अप टू 1500। क्लियर है, तो बस ध्यान रखना है कि अगर वो डेली जा रहे हैं तो 1500 तक का सामान ला सकते हैं, और अगर फाइनल पे ऑफ है तो उनको भी 50,000, 15,000 एज द केस में भी रूल 3, रूल 4 में जो लिमिट्स है क्या वो अलाउ की जा सकती है। दैट्स इट, रूल 9 फिनिश। उम्मीद करता हूँ ऑल रूल्स आर क्लियर। बच्चे एक बारी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरी क्लास खत्म होते ही आपने ये सारे रूल्स जो हैं किताब से अच्छे से दोबारा पढ़ने हैं, तब जाके आपको लगेगा कि मेरा बैगेज पूरा खत्म हो गया। चलिए एक लास्ट सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, सेक्शन 80, एंड देन चैप्टर फिनिश। टेम्परेरी डिटेंशन ऑफ बैगेज। देखिए कई बार मैंने आपको बताया भी होगा कि पैसेंजर बाहर से आते हैं और वो अपने साथ गोल्ड, ज्वेलरी वगैरह कैरी करा होता है। ठीक है,
उन्हें नहीं पता होता कि ये इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर ड्यूटी लग जाएगी। तो अब मान लीजिए कि एक पर्सन से पूछा गया कि क्या तुम अपने साथ डिक्लेरेशन फाइल करो कि क्या तुम क्या क्या लाए हो, और उसने अपने डिक्लेरेशन में सब कुछ टिक 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 कर दिया, तो बोनाफाइड डिक्लेरेशन थी बिल्कुल। अब उसने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि सर ड्यूटी किस चीज की ले रहे हो, बिकॉज इफ आई एम वेयरिंग ज्वेलरी, तो जब मैं वापस जाऊंगा यहाँ से तो भी आप चेक कर लेना कि वो ज्वेलरी मैंने पहनी होगी। तो जब मैं इंडिया में ज्वेलरी किसी को बेच ही नहीं रहा तो मुझे मुझसे ड्यूटी क्यों ली जा रही है। तो अब गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 80 निकाला जिसमें यह कहा गया कि जितने लोगों को ऐसा लगता है कि दे आर अराइविंग इन इंडिया और अपने साथ वो कुछ बैगेज कैरी कर रहे हैं जो कि टैक्सेबल है, अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे प्रॉपर ऑफिसर को, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, उन सभी बैगेजेस को टेम्परेली डिटेन कर लेगा और आपसे ड्यूटी चार्ज नहीं करेगा। और जो भी वो डिटेन करेगा फिर वो रिलीज कर देगा जब आप इंडिया से वापस अपने देश लौट जाएंगे। और इन केस अगर आप जल्दी जल्दी में कैरी नहीं कर पाए, तो आप किसी अदर व्यक्ति को बोल सकते हैं कि व्हेन दिस पर्सन विल बी कमिंग टू माय कंट्री, तो आप इसके हाथ भेज दीजिए। या फिर आप कोई वेसल या कोई कन्वेंस को कंसाइन कर सकते हैं, कार्गो को कंसाइन कर सकते हैं कि इस कार्गो से मेरा सामान मेरी कंट्री में भेज दिया जाए। ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं टेम्परेरी डिटेंशन। लेकिन ये कब होता है समझ रहे हैं ना, इंडिया में आप आए, अपने साथ ड्यूटीएबल गुड्स लेकर आए, डिक्लेरेशन भी करा, लेकिन आप ड्यूटी नहीं देना चाहते, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये सारी चीजें आप वापस भी अपनी कंट्री में ले जाओगे, तो आपको टेम्परली डिटेन कराना है, आपसे ड्यूटी चार्ज नहीं होगी, और जैसे ही आप इंडिया से वापस जाएंगे आपका सामान रिलीज हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आज थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की वजह से समझने में कुछ दिक्कत आई हो, बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बेटा, और क्लास को मैं किसी भी कीमत पे डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहता था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन द क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू।